पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट हो सकता है क्या? जैसे कम जमीन कम समय ज्यादा उपज, वैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी किसान पेट भी भरे और किसान का जेब भी भरे, कम भूमि में ज्यादा उपज हो। एक, हमारा किसान देश और दुनिया का पेट भरने में सामर्थ्यवान हो, और दूसरा, हमारी कृषि किसान का जेब भरने में सामर्थ्यवान हो। हमारी जमीन की फर्टिलिटी के संबंध में कोई निश्चित गोल के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने आवश्यक है कि हमें प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ाए बिना हमारा कोई चारा ही नहीं है। उसी प्रकार से जो फसल 45 दिन में होती है, वो फसल 35 दिन में कैसे हो। और क्या है प्रधानमंत्री मोदी का कृषि दर्शन, ये है चर्चा का मुद्दा। आज पल्लव बागला साइंस एडिटर एनडीटीवी के हमारे साथ हैं, जिन्हें आज सम्मानित भी किया गया। साथ ही पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री होंगे हमारे साथ, और बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह और कांग्रेस के संजय निरुपम भी। आप इन नेताओं के पास जाने से पहले पल्लव, बहुत बहुत मुबारक इस अवार्ड के लिए। कृषि पत्रकारिता, एग्रीकल्चर की रिपोर्टिंग के लिए, और वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्टिंग के लिए नवाजा जाना बहुत अहम बात है। लेकिन आज जब आप इस इवेंट में थे और प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे, आपको लगा कि किसान प्राथमिकता है, कृषि प्राथमिकता है इस नई सरकार के लिए? देखिए, कृषि प्राथमिकता जरूर है इस सरकार की, और पीछे जो सरकार थी उनकी भी प्राथमिकता थी विज्ञान, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर। आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। अब उसके बीच में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, तब भी विज्ञान को और एग्रीकल्चर को बढ़ोतरी मिली। टाइम जो है आज ऐसा आ गया है कि हिंदुस्तान को एक टेक्नोलॉजी लेड ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी जा रही है, उसकी जरूरत है। और उसमें मुझे जैसा लगता है मोदी सरकार की एग्रीकल्चर पे बहुत जोर है। 50% से ज्यादा हमारी जो जनता है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल। और वो सब वोट देते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर उनको नहीं मन भाएंगी उनका, तो कैसे काम चलेगा। और तो आप कह रहे हैं कि सरकारें कोशिश करती रही हैं, लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोशिशें वाकई जमीन पर दिखती हैं या नहीं। सिद्धार्थनाथ सिंह, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सके, मोदी सरकार की कृषि नीति या फिर आप लोगों का कृषि दर्शन क्या है? देखिए, जो बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही, वो लगभग हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी है, और यही हम लोग का विजन भी है जिसको प्रधानमंत्री जी ने रखा। लेकिन इसके साथ रखते हुए उनका एक पीछे का एक्सपीरियंस भी उनके साथ था। वो गुजरात में जो उन्होंने परिवर्तन करा। गुजरात एक सूखाग्रस्त राज्य रहा है, सबको पता है। उन्होंने किस प्रकार से नर्मदा में जो मध्य प्रदेश से बहती है, उसका जो बाढ़ का पानी था कैनाल डैम सिस्टम के थ्रू, वो किस प्रकार तक सौराष्ट्र तक की पहुंचा। अभी पूरा नहीं पहुंचा है, हाइट डैम की एक हाइट है, वो अलग विषय है, मगर वो वहां तक ही ले गए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और उसके आधार पर आज गुजरात में अधिकांश गुजरात के अंदर पानी समझना चाहूंगी, क्या गुजरात मॉडल में किसानों के लिए जगह थी, कृषि के लिए जगह रही है क्या? नहीं, मैं वो उसी सोच का बता रहा था। मोदी जी ने हमेशा वहां पे मुख्यमंत्री जब बने, उन्होंने किसानों से जब मिले तो किसानों से कहा कि आपकी दो आवश्यकताएं, एक बिजली है और एक दूसरा आपको पानी है, और पानी के लिए आप आंदोलन करिए, बिजली मैं लेकर आऊंगा। आज गुजरात के किसानों का जहां पे जो दर वहां पे खेती की थी वो बहुत कम होती थी क्योंकि सूखा पड़ता था। आज पानी मिल गया, उनको बिजली मिलती है, सस्ते दर पे बिजली मिलती है, और उसके साथ उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड का एक उसको लागू किया, जिससे किसानों को पता है कि उनको अपनी जमीन पे कितना यूरिया लगाना है, कितना पानी डालना है, उससे उनको बचत भी होती है।
उसके कारण आज 10% या 11-12% तक की वो पहुंच गई कृषि दर गुजरात में। तो एक पीछे एक बैकग्राउंड है, जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे, उनका एक विजन था कि जब तक कि किसान खुशहाल न हो, उनके जेब में पैसा न हो, तो जो गुजरात का जो राज्य है वो राज्य विकसित नहीं होगा। संजय निरुपम, जो बात सिद्धार्थ नाथ सिंह कह रहे कि इस विजन, इस दर्शन के पीछे गुजरात मॉडल रहा है, गुजरात का एग्रीकल्चरल सेक्टर रहा है, जिसका आज एक तरह से विस्तार हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। मॉडल नहीं कहूंगा गुजरात जी संजय निरुपम जी, मैं गुजरात का मुझे नहीं लगता ये गुजरात मॉडल है। मुझे नहीं लगता ये गुजरात मॉडल है। कृषि हमारे देश की केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की हमेशा एक प्राथमिकता रही है, और पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र में जो विकास हुआ है, अगर वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने पे जोर दे रहे हैं, जिसका मैं स्वागत करता हूं, हम सब स्वागत करेंगे। एक उदाहरण के तौर पे इस समय 263 मिलियन मीट्रिक टन का फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन हुआ है, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ने कहा। ये अब तक का रिकॉर्ड है, पिछले 2 साल पहले 250 मिलियन टन था। दूसरी बात, 4.7% का इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट आपको मिल रहा है, जो कि बहुत ही मतलब उत्साहवर्धक है, बहुत ही अच्छा लगता है। तीसरी बात, उन्होंने दाल और तेल के प्रोडक्शन के ऊपर जोर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपने देश में पिछले कई वर्षों में दाल और तेल का भाव बढ़ा, खाने वाला जो तेल होता है। अब उसका कारण यह था कि तेल की खपत ज्यादा है, तेल का प्रोडक्शन कम है। अब अगर पिछली सरकारों के आप रिपोर्ट को देखेंगे तो तेल और दाल दोनों का प्रोडक्शन बहुत अच्छे ढंग से बढ़ा है। जैसे आप दाल की बात करें, लगभग 6 लाख हेक्टेयर जमीन पर अतिरिक्त खेती हुई है ऑयल ये दाल की। तो कुल मिलाकर आप देखें तो कृषि का जो कार्यक्रम है एक अच्छे ढंग से चल रहा है, और नरेंद्र मोदी की सरकार अगर इसको और आगे बढ़ाते तो निश्चित तौर पर कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन जहां तक गुजरात मॉडल की बात है, मैं पूरे गुजरात का विशेषज्ञ नहीं हूं, बहुत ज्यादा घुमा नहीं हूं, लेकिन एक बार मुझे सानंद जाने का मौका मिला, जहां पर ये नैनो कार की वो लगी है, पूरा प्लांट लगी है। 2 साल से नैनो प्लांट बंद है। टाटा को किसानों की खेती की जमीन दे दिया, अब मेरे ख्याल से लगभग 300 एकड़ जमीन दिया गया है। आज तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला, अभी भी यदा कदा वो आंदोलन करते रहते हैं। तो जिन किसानों के हित की बात आज प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में कर रहे हैं, उनके राज्य में किसानों की क्या दुर्दशा है? कुछ नहीं। अहमदाबाद से 40-50 या 20 किलोमीटर दूर है, सानंद जाके देख सकते हैं। मेरे पास सवाल है, एग्रीकल्चर डेट वेवर और डेट रिलीफ स्कीम जो 2008 की थी, उसकी सीएजी रिपोर्ट सभी के सामने है। तो यूपीए सरकार ने भी किसानों के लिए क्या किया और कितना किया, ये हकीकत भी सबके सामने है। अगर गुजरात में आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में भी किसानों को कोई राहत या फिर बड़ी उनके लिए कुछ तकदीर बदलने वाले फैसले नहीं हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ा काम किसानों के लिए क्या हुआ, हम लोगों ने जो धान और गेहूं का जो एमएसपी था वो लगभग दुगना कर दिया। वो अभी भी कम है, लेकिन एनडीए के जमाने में 6 रुपए प्रति किलो और 5 रुपए प्रति किलो दिया जाता था गेहूं और धान का एमएसपी, उसको बढ़ा के हम लोग 12 रुपए 13 रुपए किया। तो कहीं ना कहीं ये किसानों की चिंता करने वाली सरकार की देन है। ये रह गई बात लोन वेवर की, तो लोन वेवर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। जो किसान कर्ज में डूबे हुए थे और सुसाइड कर रहे थे, उनको राहत देने के लिए ये 70,000 करोड़ का स्कीम हम लेके आए, और हमने बैंकों के जरिए लोकल सवाल है जी। नहीं, ऐसा की रिपोर्ट बता रही है कि ये उन किसानों तक ये राहत पहुंची ही नहीं। एक मिनट में सीएजी की रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। 70,000 करोड़ रुपए जब आप बांटते हैं तो 2-3 हजार करोड़ रुपए इधर उधर हुए, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों को, किसानों को जो उनका कर्ज था वो उतारने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर इस सरकार ने दिया, और किसानों को लाभ तो हुआ है लोन वेवर स्कीम से। कोई माने ना माने, कुछ कमियां रही होंगी, और उसके लिए जो जवाबदार है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए, उनको नहीं बख्शना चाहिए, क्योंकि किसानों के हित का कार्यक्रम था। तो रह गई बात गुजरात मॉडल की। अभी कहते हैं बिजली सबको मिल रही है, 24 घंटे मिल रही है, जाके गुजरात में देख के आइए, 4 घंटे 5 घंटे ज्यादा बिजली नहीं मिलती है। अभी गुजरात की सीएजी रिपोर्ट क्या कह रही है कि सरकार का पूरा ध्यान कॉर्पोरेट सेक्टर पे रहा, खेती की जमीन कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया, कहीं 500 करोड़ का किसी को लाभ मिल रहा, कहीं 800 करोड़ का लाभ मिल रहा। साथ चल सकते हैं, क्योंकि कुछ उदाहरण संजय निरुपम गुजरात के दे रहे हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह। क्या ये मुमकिन है किसानों के हितों को दरकिनार कर इंडस्ट्री को प्राथमिकता देना? क्या यही गुजरात मॉडल है? देखिए, ये फिर प्रॉब्लम जो है कांग्रेस की, वो घूम घूम के गुजरात चले जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि यही बातें इन लोगों ने हर गुजरात चुनाव में रखी, और उसके बाद भी 3 दफे
नहीं, वो मैंने याद नहीं, मैं उनको बता रहा था एक उनका जो विजन है उसको कैसे हम लोग अलग अलग राज्य में किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं, उसका एक उदाहरण मैंने आपको दिया था। ये मैंने नहीं कहा था जो गुजरात में वो यहां पे कर लीजिए, मैं उस समय भी आपको टोक रहा था। लेकिन ये भी वास्तविकता है कि गुजरात में जब तक कि कांग्रेस की सरकार थी वहां पे कृषि दर क्या था, क्या पानी हर जगह पहुंच पाता था, क्या बिजली मिलती थी। संजय निरुपम जी से मैं कहूंगा मुझे एक भेंट कर दी, उसके बाद मैं उनको पैसा दे दूंगा, जाके मेरे लिए एक इन्वर्टर खरीद के ले आए गुजरात में कहीं से भी जी। उनको समझ आ जाएगा कि जब इन्वर्टर ही नहीं वहां पे लगता तो इनको वहां पे बिजली मिलती है। तो ऐसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन जो वास्तविकता जो है, आज हमें मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, और साथ ही साथ हमें जो किसान हैं उनको भी खुशहाल रखना है। तो इसलिए जब विजन की बात होती है तो उस समय होता है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका जब बोला जाता है तो ये सब चीजें किस प्रकार से साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसीलिए उन्होंने कहा लैब से लैंड तक की ले जाना है हमें। तो जो लैब में जो आप रिसर्च करते हैं उसको हम किस प्रकार से जमीन पे उतर के फार्मर्स के साथ उसको क्रियान्वित कर सके, उसका उन्होंने एक अपने विजन में रखा है। अब इसको संजय निरुपम जी उसकी बुराई भी कर सकते हैं क्योंकि इनके समय वो हुआ नहीं। संजय निरुपम जी साथ साथ ये भी आज मुझे जवाब दे दें कि आपके कुछ शासित राज्य हैं उनका कृषि दर क्या है इस देश के अंदर, उसका जाओ उल्लेख कर दे मेरे साथ। कृषि मंत्री भी अब जुड़ रहे, सोमपाल शास्त्री जी। आज आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना होगा और हम ये बहस कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी का कृषि दर्शन है क्या। किसानों के हित, सीधा सवाल है, आप खुद कृषि मंत्री रहे, किसानों के हित और सरकार के हित क्या साथ साथ चल सकते हैं और क्या ये सरकार साथ साथ चलाना चाहेगी? देखिए, जहां तक इस बात का सवाल है कि किसानों के हित और सरकार के हित साथ साथ चल सकते हैं कि नहीं, ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। अगर ये साथ नहीं चलेंगे तो न देश का हित होगा, न किसान चल पाएगा, न खाद्य सुरक्षा रह पाएगी, न भारत की का जो लोकतंत्र है वह सुरक्षित रहेगा, न समाज सुरक्षित रहेगा। तो इस सवाल को तो मैं ठीक नहीं समझता हूँ, माफ कीजिए। जहां तक सवाल इस बात का है कि ये लोग करना चाहेंगे, जितना मैं जानता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी को, मेरा उनसे परिचय रहा है, मुझे लगता है कि वो सदाशयता से किसान के हित को, किसान कृषि के विकास को और किसान की आर्थिक स्थिति को सुधारने की इच्छा तो रखते हैं और मैं आशा भी करता हूं कि वो इस दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। जी, अब आज पल्लव अपने इस भाषण में उन्होंने कई बड़े नारे दिए जिसका जिक्र सिद्धार्थ भी कर रहे थे। लैब टू लैंड इज अ बिगेस्ट चैलेंज, उन्होंने कहा प्रोग्रेसिव फार्मर्स आर रियल टैलेंट। जब आज प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो उनका मतलब क्या है? देखिए, प्रोग्रेसिव फार्मर वो है जो अपनी लागत पे एक्सपेरिमेंट करता है। देखिए, प्राइवेट एंटरप्राइज है फार्मिंग, फार्मर अपना पैसा लगाता है फार्म करते हुए और नई बीज लगाता है या नई तकनीक लगाता है, वो उसके लिए बहुत रिस्क होता है और वो सारा रिस्क फार्मर लेता है, सरकार नहीं लेती रिस्क। तो जब वो कहते हैं कि प्रोग्रेसिव फार्मर को आप आइडेंटिफाई करिए, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज जो हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, उसके चारों बगल जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं अंडर 35 एज, जो कि पढ़े लिखे हैं, जो रिस्क लेने की ताकत रखते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और आगे जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर है उसको किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाए, वो प्रोग्रेसिव फार्मर के थ्रू हो। जब हिंदुस्तान ने ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाया था पंजाब और हरियाणा में 70 और 80 के दशक में, तब भी वहां के फार्मर्स ने बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए थे। वही प्रोग्रेसिव स्टेप्स आपको अभी जरूरत है और वही प्रोग्रेसिव स्टेप्स हमने गुजरात में जब बीटी कॉटन आगे बढ़ा था तब देखा है कि गुजरात के फार्मर्स ने किस तादाद से बीटी कॉटन को अडॉप्ट किया, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, जिसको कुछ लोग बिल्कुल खराब मानते हैं और फार्मर्स उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। 95% से ज्यादा हमारा जो क्रॉप एरिया है कॉटन का, वो बीटी कॉटन में है। तो कुछ तो उसमें अच्छाई होगी जब फार्मर अडॉप्ट कर रहा है, फार्मर रिस्क लेके अडॉप्ट कर रहा है उसको। दूसरी बात है, अगर आप प्रोग्रेसिव फार्मर के थ्रू आप एक्सटेंशन करेंगे तो वो बहुत डीप और लंबा जाता है कंपेयर टू आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स के थ्रू एक्सटेंशन करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हर कृषि विश्वविद्यालय को अपना एक रेडियो स्टेशन चलाना चाहिए, जिससे कि आप
आजू बाजू के लोगों को खबर दे सकें, क्योंकि जागरूक कर सके, जानकारी पहुंचा सके। सोमपाल जी, जब बात प्रोग्रेसिव फार्मर्स की पल्लव कर रहे हैं, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया, लेकिन चीन की तुलना भी उन्होंने की भारत से इस सेक्टर के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये, आज के दिन जब मैं ये चर्चा कर रही हूँ तो एनडीटीवी के पास ये खबर भी आ रही है कि जीएम सीड्स को लेकर सरकार, पिछली सरकार का फैसला पलटने को तैयार है। तो ऐसे में जिन प्रोग्रेसिव फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं या जिनके हितों का ख्याल रखने की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में पॉलिटिकल विल क्या उन फार्मर्स के साथ रहता है या फिर कहीं ना कहीं वो कहीं गुम हो जाता है जब सरकारें बदलती हैं या फिर जब पॉलिटिक्स बदलती है? दुर्भाग्य यह है और विडंबना यह है कि किसान के प्रति जो सरकार का रुख है वो आजादी से लेकर अब तक केवल आपातकालीन प्रबंधन और अभाव से निपटने का रहा है। फार्मर को समर्थ बनाने का, समृद्ध बनाने का प्रयास किसी सरकार ने किया नहीं। नारे सब देते रहे, लैब टू लैंड नया नारा नहीं है, सन 85 से तो मुझे याद है, करीब 30 वर्ष हो गए मुझे इसे सुनते हुए जी। और प्रोग्रेसिव फार्मर और ग्रीन रेवोल्यूशन जिस हरित क्रांति की बात करते हैं, उसके 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, ये तीनों समझ लीजिए। जब तक इन तीनों को साथ साथ हम नहीं उसमें समाहित करेंगे, कृषि का विकास नहीं होगा। पहला तो है पानी की उपलब्धता, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आदान भूमि के लिए पानी है। और गुजरात और मध्य प्रदेश का हाल के वर्षों में जो कृषि में प्रगति हुई, उसमें सबसे बड़ा योगदान पानी का रहा है। और हरित क्रांति के जो क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि, उनमें भी सिंचाई की सबसे बड़ी भूमिका रही है। दूसरा है उत्पादन का दाम मिलना, क्योंकि धान और गेहूं, चावल और गेहूं, इन 2 चीजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करके सरकार ने खरीद सुनिश्चित की, इसीलिए इनका उत्पादन बढ़ रहा है। बाकी चीजों का उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है, चाहे वो तिलहन हो, चाहे दलहन हो, चाहे मोटे अनाज हो या दूसरी चीज हो। अब जहां तक तीसरा सवाल है तकनीक का, किसान कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रोग्रेसिव नहीं हो और कोई तकनीक ऐसी नहीं है जो बिना पूंजी के लागू की जा सकती हो। पूंजी सब में चाहिए। सबसे बड़ी कठिनाई है कि कृषि में निवेश सरकार ने, खासतौर से केंद्र सरकार ने लगभग बंद कर रखा है। पूरे बजट के भाषण में 18, 20 पैराग्राफ अनुच्छेद होते हैं किसान की और कृषि की सेवा के लिए, और उसके लिए जो आवंटन है वो सारे बजट का 1% है जी। जो क्षेत्र भारत की 62% जनसंख्या को आजीविका देता है, उसके ऊपर निर्भर रहता है, खाद्य सुरक्षा देता है, महत्वपूर्ण कच्चा माल देता है, 14% राष्ट्रीय आय में योगदान करता है, 12% निर्यात में योगदान करता है, उसको दे रहे हैं आप बजट का 1% भी देता है तो बजट में उसको इतनी अहमियत क्यों नहीं मिलती है? जैसा पल्लव कह रहे हैं कि बहुत बड़ा वोट बैंक है ये किसान, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन बजट में उसके लिए जगह नहीं है। इसके लिए धन्यवाद है। ये मेरे से, मैं तो इस बात को पहले से ही इसके ऊपर खेद प्रकट कर रहा हूँ जी। तो निवेश बढ़ाना और वो किसान के बस का नहीं है, क्योंकि 83% किसान जो है उसकी जोत का आकार सीमांत और लघु है। उसके पास अपनी पूंजी इतनी नहीं है कि वो सिंचाई के सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधन का निर्माण कर सके और उसकी खरीद। जब अभी देखिए पंजाब में, हरियाणा में आप उच्च तकनीक और प्रगतिशील किसान की बात कर रहे हैं। अब से 1 महीना पहले टमाटर और खीरे का किसान को 2 और 3 रुपया मिल रहा था, आज वही खीरा और टमाटर 60 रुपए से और 80 रुपए शहर में बिक रहा है। तो ये जो व्यवस्था है सारी बदलनी पड़ेगी। खाली तकनीक और प्रगतिशील किसान कहने से, उसका उत्साहवर्धन करने से काम नहीं चलता, नहीं होने वाला। मैं लौट रही हूं आप सभी के पास और चलेंगे संजय निरुपम और सिद्धार्थ सिंह के पास। सोमपाल जी, इस आपने जो तमाम सवाल उठाए उसका जवाब कांग्रेस और बीजेपी दोनों से इस छोटे से ब्रेक के बाद।